नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बात होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नए जॉब आ चुके हैं। आपको जैसा बता दूं कि यहाँ पर जो है लगभग 300 के करीब पोस्ट पर एक और बार वैकेंसी निकाले गए हैं, जो कि आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रहेंगे। इस नोटिफिकेशन और इस जॉब के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से अच्छे से शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, जिससे कि आपको इस जॉब से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये एक गवर्नमेंट जॉब है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा हम लोग सब जानते हैं कि इंडियन करेंसी जो है आपका, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। तो उसी हिसाब से हमें ये बात पता लग रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिलना इतनी आसान बात शायद नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक सरकारी नौकरी ले पाए। जो इसके लिए आवेदन करने के लिए आप आज ही से इसमें आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे 37 पेजेस का नोटिफिकेशन है, यानी कि पूरा एडवर्टाइजमेंट है कि ये जॉब किसके लिए है, कितनी पोस्ट पर है और क्या एलिजिबिलिटी है, कोई एग्ज़ाम होगा क्या इस जॉब के लिए, और अगर होगा तो उसके प्रोसेस कैसे रहेगा। मतलब मेन आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो मेरा कहना ये है कि अगर आप इस जॉब को लेना चाह रहे हैं तो आपको फाइनली जॉब लेने तक, फॉर्म भरने से लेके जॉब लेने तक का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। अगर इस नोटिफिकेशन में सिलेबस की बात होगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या कोई फर्म की फ़ीस रहेगी, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, किस काम की जॉब है, क्या काम करना होगा, सारा कुछ डिस्कस होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अगर इस चीज़ को देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है। आप इसमें देखेंगे opportunity.org करके है। इसी में आपकी जब भी आरबीआई की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो वो यहीं पर आपको बताई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे 9 मई का दिन, यानी कि आज का दिन, और आज ही के दिन आप अगर देखें तो ये वाला जो पूरा 2 लाइन का लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इसी नोटिफिकेशन के बारे में है। तो इस नोटिफिकेशन को हम चर्चा में लाएंगे अभी। जैसा कि आपको दिखाऊं, जैसा आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा और क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। अब देखिए, एक होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और एक होता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो दोनों में फ़र्क होता है। मेनली आपका ग्रेड मतलब होता है कि उस वो जो आपको पोस्ट मिलेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी। मतलब वो क्या कोई छोटा मोटा पोस्ट है या फिर थोड़ा बड़ा है, वो ग्रेड बताते हैं। तो उससे हमें ये चीज़ पता लगती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, और यहाँ पे स्ट्रीम्स पैनल ईयर 2023, मतलब कि इसी ईयर में आपके लिए जॉब निकाले गए हैं। तो उसके लिए हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जारी करा है ग्रेड बी में डायरेक्ट रिक्रूट, जो कि डीआर शॉर्ट में बोले हम, ऑन प्रोबेशन पे जनरल डीईपीआर और डीएसआईएम, ये पोस्ट के नाम है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि लाइफ विद आरबीआई इज नॉट जस्ट अनदर करियर, इट्स अ commitment commitment to serve the nation where your decisions make an impact on the way the economy and the financial sector in the country evolves. Come to RBI if you are looking for an ecosystem that encourages continuous learning as an equal opportunity work environment, a supportive HR climate, and of course an attractive कंपेंसेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोला गया है, सबसे पहले ही ये चीज़ बोली जाती है हर जगह कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को पहले चेक करें, पोस्ट के लिए क्या रहेगी। ये आपको अप्लाई करने से पहले ही बता दिया जाता है। आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें, उसके बाद फॉर्म भरें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट कि वो फुलफिल कर रहा है एलिजिबिलिटी को, जो पोस्ट आप यहाँ पे बताई गई है, जो कि आरबीआई के अंदर है। और मेनली यहाँ पे क्या बोला है, ये भी बोला है आपसे कि
आपको जो है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है, इसके लिए कोई फिजिकल मोड में नहीं होगी। फाइनली आपका इंटरव्यू भी होगा यहाँ पर एग्ज़ाम के बाद, और यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, वो भी यहाँ पे हमें बताया गया है। मैं आगे अगर आपको बताऊं तो मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है, साथ में मैं बात करूंगा आगे। अभी इसमें बैक पेज में एक आगे आ गया है, तो अब देखिए ये आ गया दोबारा से। अब इसी में अब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट डेट्स है कुछ, जैसे कि आपको बताऊं कि 9 जून लास्ट है, आप 9 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा है 9 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट किस किस चीज़ की है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफिसर इन ग्रेड बी, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 दो एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, फेज़ 2 में भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। फेज़ 2 के अंदर मतलब क्या है, देखिए फेज़ मतलब ये है कि कुछ दिन आज एग्जाम ले लिया, फिर बीच में कुछ दिन गैप रख दिया, मतलब कुछ दिन एग्जाम नहीं लिया, और उसके बाद फिर दोबारा से एग्जाम लिया किसी नए सिलेबस पे, नए टॉपिक पे। तो इसमें इस चीज़ को बोलते हैं फेज़, मतलब कि आज कुछ एग्जाम हुए, फिर बीच में नहीं हुआ, फिर कुछ समय बाद हुआ, तो इसको हम फेजेस बोल देते हैं। जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब लेकिन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये क्या चीज़ है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। मतलब इसका ये है कि आप जैसे मानिए एक आपने जिस फेज़ में जाके पेपर दिया है, मतलब आज की डेट में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और उस पेपर के अंदर एक से ज़्यादा पेपर्स आएंगे, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, टॉपिक के हो सकते हैं, तो उनको हम पेपर्स बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ फेज़ 1 और फेज़ 2 सेम, अगर ऑफिसर जो कि ग्रेड बी में है आरबीआई के अंदर, उसके लिए आपको बता देता हूँ फेज़ 1 और फेज़ 2 दो एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 भी ऑनलाइन होगा, फेज़ 2 भी ऑनलाइन होगा। फेज़ 2 में क्या होगा, आपको पेपर 1, 2, 3 तीन पेपर होंगे उस दिन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि 9 जुलाई को ये पेपर होना है फेज़ 1 का। फेज़ 2 का जो होगा 30 जुलाई को होगा 2023 के अंदर, फेज़ 2 का पेपर इस वाली पोस्ट के लिए। अब याद रखिए ऑफिसर इन ग्रेड बी, जो कि आपका DEPR के लिए है। DEPR आगे बताऊंगा आपको क्या है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका पहला पेपर होगा, पहला फेज में जो पेपर होगा वो दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। फेज एक ही रहेगा, फिर कुछ गैप देके फिर अगले महीने या उस कुछ समय बाद दूसरे फेज में पेपर होगा। जो दूसरा फेज में पेपर होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि आपको लिख कर देना है वो पेपर। उस फेज में दो पेपर, उसमें भी दो पेपर होंगे। ये आपका सेकेंड सितंबर में होगा फेज़ 2 का, और फेज़ 1 का जो होगा वो 16 जुलाई में होगा, 23 यानी इसी साल में। अब देखिए ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM, अब देखिए एक तो मैंने बोला आपको DR के लिए है, DEPR के लिए है, और DSIM के लिए। अब DSIM जो पोस्ट आपकी रहेगी सेम ग्रेड बी के अंदर ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें भी आप अगर देखेंगे तो दो फेज होंगे। पहले फेज भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। फेज़ 2 में क्या होगा कि फेज़ 2 का पेपर 2nd एंड 3rd ऑनलाइन और रिटर्न एग्जामिनेशन में कैसे भी हो सकता है, वो यहाँ पे आपको आगे पता चल जाएगा। इसकी डेट यहाँ पे बताई गई है 16 जुलाई और 19 अगस्त 2023 रखी गई है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आपके लिए जानने वाली बात यह है कि क्या एग्ज़ाम की डेट्स चेंज होंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आप इसको मान के चलिए, इंपॉर्टेंट डेट लिखा है, टेंटेटिव नहीं यहाँ पे डाला है, तो फाइनली यही डेट आपकी हो सकती है जो आपकी आरबीआई रिक्रूटमेंट के लिए रहेंगी। मेन डाउट सबके लिए ये रहेगा कि मैं अगर चाहूँ, एक कैंडिडेट ऐसा सोचे कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ आप अगर चाहें तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं वो मैं आपको इसी के अंदर आगे बताऊँगा। सबसे पहले आप अगर देखें, आप मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज़ कर सकते जब एग्ज़ाम होगा। तो ये तो एक एक्चुअल में कॉमन इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आप सभी को पता होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसी के अंदर बात करता हूँ आगे आपसे। डिटेल्ड नोटिस है, इसमें आप अगर देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड इनवाइट एप्लीकेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फॉर्म के लिए इनवाइट किया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है आप फॉर्म भरिए इस जॉब के लिए। फाइनली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको मैंने पहले DR के लिए बताया जनरल DR में, और दूसरा आपको DEPR में बताया, और DSIM में। अगर सबसे पहले की बात करूं तो उसमें आपको बोला गया है 222 वैकेंसी हैं टोटल, उसमें से भी अनरिजर्व वालों के लिए 109 है, और
SC वालों के लिए 25 हैं, ST के लिए 17 हैं। इस तरीके से आपको बता दिया गया है। अब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में ABCD तरीके से 4 तरीके से उनको बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो ABCD का मतलब क्या है वो हम इसी में आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, तीनों में वैकेंसी की बात कर लूँ तो इस वाली पोस्ट के लिए टोटल 222 वैकेंसी हैं, और इसमें जो है वो 38 है, और जो थर्ड वाली है उसके अंदर 31 है। अगर आप इसका टोटल ऑल ओवर करेंगे तो 291 आएगा, यानी कि 291 जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी रहेंगी। अब वैकेंसी की बात तो हमने कर ली है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बताया दो ए मतलब क्या है। पर्सन विद बेंचमार्क में अगर आप ब्लाइंडनेस, अगर आपको कम दिखता है या नहीं दिखता है तो आप ए कैटेगरी में आएंगे। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि आपको सुनने में दिक्कत होती है तो आप बी कैटेगरी में आएंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग क्रेब्रल फैल्सी, या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे दूसरा भी लिखा हुआ है, डी वालों के लिए भी लिखा है स्पेसिफिक लर्निंग में आपको डिसेबिलिटी है या फिर दूसरी कोई चीज़ है तो आप डी में आएंगे। तो इस तरीके से आपको डिसेबिलिटी पता लगी अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है तो। अब जो SC ST OBC और EWS कैंडिडेट रहेंगे उनको बोला गया इफ देयर इज इवन इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर, इनके लिए रिजर्वेशन नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, सच कैंडिडेट कैन स्टिल अप्लाई, दे विल नॉट एलिजिबल फॉर एनी कंसेशन और रिलैक्सेशन। SC ST कैंडिडेट आर exempt फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इवन इन सच केस बट विल हैव टू पे स्पेसिफाइड इंटीमेशन चार्जेस। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पे फीस के बारे में हम बात करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे फीस में रिजर्वेशन है या नहीं वो आपको क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा है BLV HH, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में और भी चीज़ें लिखी है। इनका मतलब क्या है तो आपको मतलब बता देता हूँ। जहाँ लिखा है LV मतलब लो विजन, कम दिखना, HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत होना, OA मतलब कि 1 आर्म, एक आर्म है उस कैंडिडेट की, और BA मतलब बोथ आर्म्स, OL 1 लेग, एक पैर है सिर्फ। तो ये सारी कैटेगरी है, ये सारे डिसेबिलिटीज हैं कैंडिडेट की, कि भाई वो इस डिसेबिलिटी में आ रहा है कैंडिडेट, तो इस वजह से उसको उस चीज़ में छूट मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि उनका भी घर परिवार जो है उस वैकेंसी को लेके जॉब करके काम कर सके। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें अलग से बता रहा हूँ। यूज ऑफ स्क्राइब, अब देखिए स्क्राइब क्या होता है। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन या रिटर्न एग्जामिनेशन दोज PWBD कैंडिडेट्स हु हैव डिसेबिलिटी ऑफ 40% या फिर मोर, उससे ज़्यादा वाले, तो हु हैव फिजिकल लिमिटेशन इन टाइपिंग, तो उनको लिमिटेशन है फिजिकली कि वो अपने हाथों से टाइप नहीं कर सकते अगर टाइपिंग वाला ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, या फिर वो लिख नहीं सकते एग्जाम में, इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पीड वुड बी अलाउड द फैसिलिटी to use the service of a scribe in such cases where a scribe is used the following rule will apply। अब देखिए यहाँ पे क्या है, the candidate will have to arrange his her own scribe writer। अब देखिए स्क्राइब क्या होता है। स्क्राइब मतलब होता है कि एक कैंडिडेट अपने ही मतलब अपनी ही लाइफ के लिए वो एग्ज़ाम दे रहा है, फॉर्म भर रहा है, लेकिन ऐसे में क्या है कि वो ना ही वो एग्ज़ाम देगा, ना ही वो टाइप करेगा, ना ही वो रिटर्न एग्जामिनेशन में कुछ लिखेगा, क्योंकि वो लिख नहीं सकता है, वो उस कारण से डिसेबिलिटी में है। तो ऐसे में वो स्क्राइब को यूज़ करेगा, मतलब किसी दूसरे इंसान को यूज़ करेगा, अपने जानने पहचानने वाला हो या क्या हो वो उसको देखना है, लेकिन मेनली यहाँ पे ये है कि वो अपने खुद की तरफ से अरेंज करेगा और फाइनली और एट हिज ओन कॉस्ट, अपने खुद के खर्चे पे उसे लाएगा और वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब बोथ द कैंडिडेट एज वेल द स्क्राइब विल हैव टू गिव अ सूटेबल अंडरटेकिंग। अब उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जो एग्ज़ाम देने लिखेगा। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने नाम से, लेकिन एक्चुअल में जो हाथ से काम करने का जो भी प्रोसेस है वो कोई दूसरा कैंडिडेट कर रहा है, दूसरा इंसान कर रहा है, तो उसको उसकी पहले आपको सहमति चाहिए होगी, उसके लिए भी फॉर्म यहाँ पे भर के सबमिट करना पड़ता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कैंडिडेट को 20 मिनट्स पर आवर में एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर कोई एग्जाम 2 घंटे का है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उस कैंडिडेट को जो कैंडिडेट स्क्राइब अलाउ करके अपने एग्जाम को दे रहा है, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आ रहा है तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए,
अब यहाँ पे ऐसा भी है जो स्क्राइब नहीं लेगा तो उसको भी ये टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। सर्विस कंडीशन करियर प्रोस्पेक्ट। अब देखिए पे स्केल की आपको बता देता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक, उनको 55,200 रुपये कम से कम मिलेंगे उन्हें। बेसिक मतलब आप लगते के साथ ही आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं इन द पे स्केल ऑफ। अगर आप देखें तो यहाँ पे 55,200 से लेके, और इसमें मैक्सिमम भी बताया हुआ है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। 16 years applicable to officers in grade B, and they will also eligible for special allowance, grade allowance, dearness allowance, local compensatory allowance, special grade allowance, learning allowance। अलाउंस मतलब होता है अलाउ करना किसी चीज़ के लिए, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस मतलब आपको किराया नहीं देना होगा घर का, एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रोस एम्यूल्यूमेंट विदाउट HRA आर 1,16,000। इतना आपको जो है मिलेगा हर महीने। क्या कहते हैं उसे, इनिशियल मंथली ग्रोस मिलेगा आपको इतने रुपए। और साथ में द हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे विल बी पेड। मतलब कि जितना आपको सैलरी मिल रहा है उसका 15% जो है वो उतना आपको मिलेगा हाउस रेंट के लिए, कि आप घर का किराया भर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 15% रहेगा। इफ एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, अगर एकोमोडेशन नहीं मिलता बैंक की तरफ से तब ये बोला जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट पढ़ने की। भाई हम अगर जॉब ले रहे हैं कोई, तो सैलरी क्या रहेगी और हमारे को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो यही सारी चीज़ें जानने की होती हैं आपके लिए। अब मैं मेन बात करूँगा सीनियरिटी। सीनियरिटी आप देख लीजिए, कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर वो पहली जो मैंने आपको पोस्ट बताई उसके लिए सिलेक्ट होता है, स्टीम विल ज्वाइन जनरल कैडर, जनरल कैडर ज्वाइन करेगा वो। एंड कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड बी DR, इनमें से कोई सी भी तो विल ज्वाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो कैडर बनाए गए हैं। एक कैडर आपका पहले वाले पोस्ट के लिए रहेगा, तीन जो है पोस्ट थे, और दूसरे वाले दोनों पोस्ट के लिए एक अलग कैडर रहेगा। अब परक्यूसाइट्स मतलब क्या है कि बैंक्स अकोमोडेशन, यानी कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे मेनली यहाँ पे क्या बोला है, इसमें ये बोला है मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस। मतलब कि आपको मेंटेनेंस करने का भी वो मिलेगा। अगर आपको कोई व्हीकल दिया जाता है उसका मेंटेनेंस का भी मिलेगा, लेकिन वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए। न्यूज़पेपर, टेलीफोन चार्जेस, मतलब कि आपके जो फ़ोन करने का जो खर्चा आएगा वो मिल जाएगा। बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंट, आप जहाँ रह रहे हैं उसका फर्निशिंग करने का जो है पैसा खर्चा उठाया जाएगा, एक्सेट्रा एज पर एलिजिबिलिटी। जैसा एलिजिबिलिटी में बोला है, अगर अब वो आप उस जॉब को ले लेते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटी बिसाइड्स रीइम्बर्समेंट, मतलब कि जो आपको पहले बताए गए थे उसके अलावा हैं ये, ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एज पर एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट फी फ्री फेस्टिवल एडवांस। मतलब अगर जैसा कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें बोला गया इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, लीव, ट्रैवल अलाउंस वंस इन 2 ईयर फॉर सेल्फ स्पूस एंड एलिजिबल डिपेंडेंट्स। लोन ले सकते हैं आप अगर चाहें तो, उसके लिए भी छूट मिल जाती है। एडवांसेज एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट में भी छूट मिलेगी। अगर आप कभी भी लोन लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप में वहाँ पे इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज होता है। तो ब्याज जो होगा वो यहाँ पर उसमें आपको छूट मिलेगी, अगर आप घर के लिए, गाड़ी के लिए, पढ़ाई के लिए, कस्टमर आर्टिकल्स, इन सब के लिए ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ायदे की हैं। Selected candidates are लाइबल टू बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, भारत के अंदर कहीं से भी। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कहीं भी पोस्ट कर देंगे भारत के अंदर, और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कभी भी। तो ये जॉब आपको तभी एक्सेप्ट करनी है, सारा कुछ देखते हुए।
क्योंकि बाद में फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे को ये सब नहीं पता था, लेकिन क्योंकि इसीलिए नोटिफिकेशन में डाला गया है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको बता देता हूँ। नेशनैलिटी जैसे कि आपको पता है, देखिए जैसे ही आपको ट्रांसफ़र वाली बात कही गई यहाँ पे कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं भी इंडिया में, तुरंत उसके बाद ये भी कह दिया गया है कि आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, या फिर नेपाल, भूटान और इन जगहों से हैं, तो उसमें आपका एक रूल है जो कि 1962 के बाद वालों के लिए है, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब एज लिमिट की बता देता हूँ। 1 मई 2023 में अगर आप 21 साल के हो गए हैं पूरे कंप्लीट, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 30 साल से कम के होने चाहिए। तीनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। एज लिमिट तीनों पोस्ट के लिए सेम रखी गई है। अब आपको बता देता हूँ, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप SC ST कैटेगरी से। बाकी किसी कैटेगरी वाले को एक भी साल फ्री नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब मेन आपको बता देता हूँ, 3 साल जो है यहाँ पर OBC वालों को भी मिल जाएंगी अगर वो रिजर्वेशन में आ रहे हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। नॉन क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख से कम पूरे साल की सैलरी, पूरे साल का जो आपका परिवार का चलन होता है पैसों से, उसमें आपकी बात हो रही है। तो कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि आप मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी बैंक में काम कर चुके हैं पहले कभी किसी भी पोस्ट पर, तो उसको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, उसको भी एज में जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फिर से, ये सारे पॉइंट आपको देख लेने हैं। इसमें आपको रिलैक्सेशन के बारे में ही बात बताया गया, आप देखेंगे यहाँ सारा कुछ, तो ये रिलैक्सेशन से ही जुड़ा रहेगा। अब देखिए हमने एज की बात कर ली है, एलिजिबिलिटी की अभी बात नहीं करी है, वैकेंसी की बात कर ली है मैंने यहाँ पे, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसकी बात भी करी है। अब मैं बताता हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपके, अगर एजुकेशन वाइज बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो एजुकेशन वाइज आपसे बोला जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 मई 2023 को ही देखी जाने वाली है। पहली जो पोस्ट थी आपकी ऑफिसर की ग्रेड बी में, जो कि DR जनरल की थी, उसमें आपको बता देता हूँ, उसमें बोला गया है कि ग्रेजुएशन आपने करा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से कहीं से भी करा हुआ है, तो आपके जो है 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और 50% मार्क्स SC ST कैंडिडेट के लिए बोले गए हैं। सेम इसी में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आपके लिए सही है इस पोस्ट के लिए, लेकिन 55% मार्क्स उसमें भी होने चाहिए। और दूसरे कैटेगरी वालों के लिए सेम जो है यहाँ पे 5% जो है 10% इसमें भी रिलैक्सेशन रहेगा। अब ये ऑल सेमेस्टर में बोला गया, हर सेमेस्टर का देखा जाएगा, इसमें हर सेमेस्टर में इतने इससे ऊपर होने चाहिए। अब एनी सच कोर्स फ्रॉम, किसी भी कोर्स को कर रखा हो आपने 12th के बाद, वो कम से कम 3 साल का हो, ये आपसे बोला गया है। और साथ में बोला गया है रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से रिकोगनाइज होना चाहिए, मतलब कि वो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित होना चाहिए, मतलब कि वो गवर्नमेंट के द्वारा वो एक लीगल होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही बोला है, किसी भी कोर्स का हो सकता है, 2 साल का कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा के भी पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं। सेकंड जो आपका DEPR पोस्ट था, उसमें आपका बोला गया कि मास्टर डिग्री आपका अगर इकोनॉमिक्स में है और एनी अदर मास्टर डिग्री है वेयर इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट रहा हो ऑफ द करिकुलम, या फिर सिलेबस के अंदर, तो नेमली MA हो या MSc हो, तो उस किसके अंदर हो सकता है MA या MSc, जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स करते हैं, जो आपका इकोनॉमिक्स में हो सकता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी रहा हो मेन सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। दोबारा हाईलाइट करता हूँ, पहली पोस्ट आपको बताई मैंने, उसमें बैचलर मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया। दूसरे पोस्ट के लिए मास्टर मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया, और मास्टर में भी आपको बता दिया गया है कौन से सब्जेक्ट में आपको जो है मेनली उसमें क्वालिफाई मांगा गया, कितने परसेंट के साथ वो यहाँ पे नहीं लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पे आपका पास होना भी चल जाएगा। देखिए इस पोस्ट में भी सेम यही लिखा है इन्होंने कि मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए इसके अंदर, और SC ST कैंडिडेट को 50% मार्क्स, यानी कि 5% का यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन।
अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ थर्ड पोस्ट के लिए। थर्ड पोस्ट में भी आपसे यही बोला गया जो आपका मास्टर डिग्री बोला है, लेकिन यहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, बाकी सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से भी किसी में हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट के पास डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कैंडिडेट के पास डिग्री होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में वो पास होना चाहिए। अब देखिए सिस्टम ऐसा होता है, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए और बाकी सिस्टम होते हैं परसेंटेज को छोड़ के, तो वहाँ से आप देख लीजिए, अगर आपका ये सीजीपीए है तो आप समझ लीजिए आपके उसके हिसाब से ये परसेंटेज होंगे। आपको बता दिया गया है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिंपल अपना सीजीपीए देखना है मार्कशीट में, और उसके बाद परसेंटेज आपको पता लग जाएगा। इससे ऊपर वाले एलिजिबल रहेंगे 60% जहाँ पे मांगा गया था, और इस तरीके से आपको देखना है। Number of attempt, candidate belonging to general category या EWS who have already appeared 6 times for phase 1 examination for this post in the past are not eligible to apply. No such restrictions apply to candidate belonging if the post are reserved for them. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने पहले ही इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है जॉब हर बार निकलती है, क्योंकि हर बार कोई रिटायर होता है, फिर किसी नए इंसान की जॉब लगती है, तो इस हिसाब से आपको बता देता हूँ, अगर आपने 6 बार इस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, और अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। लेकिन बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, चाहे उन्होंने कितनी बार भी इस एग्जाम को पहले दिया हो। स्कीम ऑफ सिलेक्शन आप जान लीजिए, स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, वही मैंने आपको बताया, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। अब सेंटर क्या क्या रहेंगे एग्जाम के, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ एग्जाम होगा। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अंदर सेंटर रहेगा पोर्ट ब्लेयर के अंदर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो एक जगह है, आप ये समझ लीजिए एक सिटी है, उसके अंदर ही, उसके अंदर बहुत जगह जगहों पे सेंटर आपके रहेंगे। सेम इसी तरीके से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे जगहों के नाम लिखे हुए हैं, इन जगहों के अंदर रहेंगे। इसके अलावा अब देखिए ये वाले एरिया को अगर आप छोड़ दें, इसके अलावा बाहर वाले एरिया देखें, तो उन जगहों पे ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसके अलावा वाले जो एरिया वाले कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम उस तरीके से दूसरी जगह जाके देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, और इस तरीके से सारे जगहों के नाम लिखे, यहाँ पे स्टेट आपको दिखेंगे, यहाँ पे सेंटर्स दिखेंगे। तो ये सारा सेंटर है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सेंटर फॉर फेज़ 2। अब वो फेज़ 1 के लिए थे, जो फेज़ 2 का एग्जाम होगा उसका सेंटर आप जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो फेज़ 1 का एग्जाम था उसका सेंटर मैंने पहले वाले पोस्ट के लिए रखा है, हर पोस्ट के हिसाब से सेंटर अलग है। अब अगर पहले ही पोस्ट में बात करूँ, पहले पोस्ट में ही अगर फेज़ 2 का एग्जाम जो होगा वो अहमदाबाद और इन कुछ जगहों पर ही होगा, सब जगहों पर नहीं होगा। अब फेज़ 2 कौन देगा, फेज़ 2 वही देंगे जो फेज़ 1 क्वालिफाई करेंगे, जिनका फेज़ 1 अच्छा गया होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद ही फेज़ 2 देंगे इस पोस्ट के लिए। और उनके सेंटर्स ये कुछ रहने वाले हैं इस तरीके से। दूसरे पोस्ट के लिए भी फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का सेम सेंटर रहने वाला है, वो यहाँ पे लिखा आ गया है। ये चेंज भी हो सकते हैं, सेंटर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, और डेट क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगा कैंडिडेट कितना अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के लिए। Candidate can select only one center for phase 1 and one center for phase 2 separately and must indicate the choice of center in the online form। अब देखिए आप एक ही सेंटर चुन सकते हैं दोनों के लिए, और आपको ये चीज़ फॉर्म में बता देनी है जब आप फॉर्म भरेंगे। अब एक और चीज़, इंटरव्यू विल कंडक्टेड एट सम ऑफ द सेंटर्स इंडिकेटेड एट पैरा 4। कुछ ही सेंटर पे इंटरव्यू होगा, हर सेंटर पे नहीं होगा। प्री एग्जामिनेशन होगा इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ इस वाली पोस्ट के लिए। ये बैंक अरेंज करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो कि फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लेगा। ओनली वो कैंडिडेट जो हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड फेज़ 1, जिन्होंने सक्सेसफुली फेज़ 1 क्लियर कर लिया एग्ज़ाम को, उनको ही ये ट्रेनिंग मिलेगी। अब ये ट्रेनिंग आपकी जॉब से रिलेटेड ही रहेगी, और ये आपको फ्रीली प्रोवाइड करी जाएगी इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए।
अब एप्लीकेशन फ़ीस की बता देता हूँ आपको। फीस ऐसे रहेगी आपकी, अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट है, PWBD कैंडिडेट है, तो इंटीमेशन चार्जेस ओनली। अब देखिए अलग अलग चार्जेस हैं। जो आपको 100 रुपये देने हैं, उसमें प्लस आपको 18% उसमें GST, यानी कि 118 रुपये आपको इसके पे करने हैं। सेम इसी तरीके से जनरल OBC और EWS वालों को यहाँ पर 850 रुपये पे करने हैं। और इंक्लूडिंग चार्जेस जो यहाँ पे 18% GST बोला गया है, आप अगर देखें तो 850 का 18% आप उसमें ऐड और कर लेंगे, तो वो आपका रहेगा जनरल वालों के लिए। तो ये आपकी फ़ीस की बात भी हो गई है। अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई के लिए आपको बताता हूँ सिंपल। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक और नया स्क्रीन खोला है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेम वो डेट बताए हुए हैं। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये वाले सारे डेट आपको जान लेने हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है, आप अगर देखें यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहीं पे आपको क्लिक करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पे अपने नॉर्मल जो जनरल डिटेल होते हैं वो सब डाल के। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड आपने एक बना लिया होगा उस टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसको यहाँ पे डाल के फाइनली यहाँ से आप सबमिट, जब इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और फाइनली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस तो इतना सिंपल है, मैंने आपको तुरंत ही बता दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और एग्ज़ाम सेंटर ये सब चूज़ करना है, ये सब फिल करना है, ये सभी सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ मैं। जहाँ पर भी नोट लिखा होता है ना, तो ये पॉइंट आपको जरूर देखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ बता रहे होते हैं। लास्ट डेट आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, 9 जून में शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को नहीं भरा जा सकता। आप अगर देखेंगे, आप अगर 6 बजे जाएंगे वेबसाइट पे सेम इसी डे पे, तो आपको ये फॉर्म क्लोज मिल जाएंगे, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको जैसा बताया वैसे ही अप्लाई करना है। आप देख लीजिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वही सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब आपको रेडी रखना है। कोई सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट को रेडी रखना है, अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन बोला गया है एज के अंदर, OBC वालों को ही बोला है। और अपनी एज से ऊपर हो गए हैं अगर वो, तो उनको, अगर जैसे कि 30 एज रखा गया है बिना रिलैक्सेशन के, अगर आप 30 कंप्लीट हैं तो, और आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगी सिंपल, और कोई कैश पेमेंट नहीं होगी। फोटोग्राफ, सिग्नेचर दोनों अपलोड करके आपको यहाँ पे डालने हैं साइट पर फॉर्म के साथ। फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, कलर होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है। साइज़ भी लिख दिया गया है यहाँ पे, फ़ोटो का कितना साइज़ होना चाहिए, इमेज का कितना साइज़ होना चाहिए, और बाकी सारा कुछ। स्कीम ऑफ सिलेक्शन और सिलेबस फॉर ऑफिसर। अब देखिए सिलेबस आपको बता देता हूँ। सिलेबस की बात मैंने अभी तक नहीं करी थी और पैटर्न की बात नहीं करी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली वाली पोस्ट रहेगी उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए सिलेबस ये रहेगा। फेज़ 1 का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, ये सब हमने पहले बात कर ली है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसमें जो है 200 नंबर का पेपर रहेगा, और विल बी हेल्ड ऑन, जो कि आपको डेट भी बताई गई है, 200 नंबर का पेपर है ये। A candidate, however, must appear for examination only one shift on the given day। एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम हो रहा है, अभी के लिए यही है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। द पेपर विल कंसिस्ट टेस्ट ऑफ, अब देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपका आने वाला है। ये 4 सेक्शन आपको पढ़ने हैं इस पेपर के लिए, और फाइनली ये सिलेबस रहेगा।
अब 120 मिनट मिलने वाले हैं इस पेपर को करने के लिए कंप्लीट। 120 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है इस पेपर को। और कैंडिडेट को जो है सिक्योर करने हैं मिनिमम मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट एज वेल एग्रीगेट एज मे प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो अलग अलग टेस्ट आपको दिए गए हैं चारों, इसमें आपको कुछ ना कुछ एक मिनिमम स्कोर रखने हैं, उतने लाने हैं, तभी आप इसमें पास करेंगे। और जो मिनिमम स्कोर को पास कर लेगा उसके बाद ही उसको फेज़ 2 में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। फिर फेज़ 2 के अंदर भी आपका बता दिया गया है कि उसमें भी कुछ लिमिटेशन रखे गए हैं क्या। तो फेज़ 2 में भी आपको बता देता हूँ, फेज़ 2 में के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होगी, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। नेम ऑफ पेपर आप देख लीजिए। फेज़ 2 सेम पहली वाली पोस्ट के लिए फेज़ 2 में पेपर 1 एग्ज़ाम होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 30 मिनट और 90 मिनट्स मिलेंगे, टोटल 120 मिनट रहेंगे और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा ये वाला। और इसी के अंदर फेज़ 2 में ही पेपर 2 जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। राइटिंग स्किल्स चेक होगी इसमें। इसमें भी आपको बता दिया गया 100 मिनट और 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आएंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। और टाइम जो है वो आपको 90 मिनट्स मिलेगा। इसी तरीके से पेपर 3 रहेगा। अब देखिए ये सब क्वालिफाई कर लेंगे जब आप, जैसे पहले वाले पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का होगा जो क्वालिफाई कर लेंगे। अब फेज़ 2 में आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस पेपर 1 में जो मैंने आपको सब्जेक्ट अभी बताया उसका सिलेबस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन, ये सब पढ़ना है। अब ये आपको बैचलर लेवल का पढ़ना है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन बैचलर मांगी गई है, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये सारा सिलेबस है आपका अलग अलग पोस्ट का। अब देखिए दूसरे वाले जो दोनों पोस्ट थे उनका सिलेबस शायद सेम रखा गया है। इनका सिलेबस देखेंगे तो आप यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे क्या रखा गया है, सिलेबस जो इनके फेज़ 1 का रहेगा उसमें बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आएगा। फेस पेपर 2 में इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा जो कि ऑन इंग्लिश, इंग्लिश में रहेगा। तो ये सारा कुछ है। आप अगर देखें तो इस टेबल को इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला। तो ये पूरा टेबल आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको इसको हाईलाइट कर दूँ, ये वाला टेबल। इस टेबल को आपको अच्छे से देख लेना है इस पेपर के लिए। तो ये सारा सिलेबस है पूरा, यहाँ से पूरा सिलेबस ही है। सिलेबस के आगे मैं बढ़ता हूँ। सिलेबस थ्रो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और ये सारा कुछ भी है किसी किसी पेपर में, किसी किसी पोस्ट के लिए ये सिलेबस है। अब एक और चीज़ है, मैंने आपको जैसा बताया था ट्रेनिंग कराने वाले हैं। सिर्फ रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ट्रेनिंग कराने वाले हैं, जो कि फेज़ 1 को क्वालिफाई कर लेंगे सक्सेसफुली। उनकी ट्रेनिंग होगी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के लिए। ओनली उन कैंडिडेट की होगी जिन्होंने फेज़ 1 क्वालिफाई कर लिया है। तो इसके लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। आपको ये फॉर्म, ऐसा कुछ फॉर्म दिखने वाला है जिसमें आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे प्लेस, डेट, ये सब डाल देनी है फाइनली। और ये पूरा फॉर्म का ही फॉर्मेट है। आप देखेंगे आई हैव अप्लाइड टू द रिजर्वेशन। आप रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी है फ्री वाली, जो आपको फ्री में आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग में मेनली क्या है ना, ट्रेनिंग में ये है कि उनको मिलेगी जो सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। उनको ये फॉर्म भर के सबमिट करना है बस।
ट्रेनिंग का भी बता दिया मैंने, किसको मिलेगी, क्या ट्रेनिंग होगी, कैसे होगी। अब ये सर्टिफिकेट है डिसेबल कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं डिसेबल हूँ किसी ना किसी तरीके से, तो वो इस फॉर्म को भर के अपने जो एप्लीकेशन होगा इस जॉब के लिए वो उसमें लगा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब क्या है, अगर कैंडिडेट ने मास्टर भी कर लिया है, और देखिए बैचलर एक पोस्ट में जैसे बैचलर बोला था, तो उसमें ऐसा कैंडिडेट है जिसने मास्टर कर रखा है उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में इन लोगों ने बोला, आरबीआई वालों ने बोला, जैसे कि एमएससी या एमए। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, अगर आपने उस सब्जेक्ट में कर रखा है मास्टर और साथ में बैचलर, तो आप पास हैं ही पहले से ही, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप ऐसे में दो पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो ही गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप एजुकेशन वाइज एलिजिबल हैं और एज आपकी तो नॉर्मली सबको पता ही है क्या एज रखी गई है, तो इस तरीके से आप अगर एलिजिबल होते हैं तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। फीस अलग अलग होगी पोस्ट वाइज, और बाकी आपको फॉर्म भरते में भी ये बात पता लग जाती है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है हमारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके एक और नई जॉब थी, वो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। अब आप अगर चाहें तो आप इस ये जो आपके सारे लिंक होंगे फॉर्म भरने के, और साथ में आपका वेबसाइट का लिंक फॉर्म भरने का, और साथ में आपको अगर नोटिफिकेशन का जो मैंने आपको सब बताया है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, वहाँ से आप आसानी से जाएंगे और अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब फॉर्म भरना चालू हो चुका है और लास्ट डेट भी आ चुकी है फॉर्म की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ीस की बता दिया है मैंने, 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी 18%, और दूसरे में एक तो 800 समथिंग रुपीज़ है, और उसमें भी आपको बोला गया है उसमें भी जो है जीएसटी रहेगा। तो ये फीस और बाकी सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया इस जॉब के बारे में। अब इस जॉब के लिए आप फॉर्म अभी से भी भर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।